औरंगजेब एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा भारत के इतिहास में और वर्तमान में भी कई बार होती है। औरंगजेब के आखिरी समय में क्या हुआ था, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। साल 1705 में जब औरंगजेब ने दक्कन के युद्ध में 24 साल बिता दिए थे, तब उसे कुछ एहसास हुआ। एहसास ये कि अब उसकी उम्र 86 साल की हो चुकी है। वो पहले की तरह ताकतमंद नहीं है। उसके अंदर वो ताकत नहीं है जिसके बल पे उसने अपने भाई दारा को हराया था और सम्राट के रूप में पूरे हिंदुस्तान पे मुग़लों का परचम लहराया था। हालांकि दक्कन के मुग़लों का प्रभुत्व बनाए रखना अब उसके लिए बेहद मुश्किल हो चला था। बीजापुर के एक अभियान के दौरान औरंगजेब को ये एहसास हुआ कि दिल्ली लौट जाना चाहिए, लेकिन उसके नसीब में दिल्ली लौटना नहीं था। कृष्णा नदी के किनारे स्थित देवापुर में उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उसका काफिला वहीं रुक गया। अगले 6 महीने औरंगजेब ने यहीं बिताए। इस बीच उसका स्वास्थ्य इतना गिर चुका था कि वो घोड़े पे बैठने लायक भी नहीं रहा और उसे पालकी से यात्रा करनी पड़ी। 20 जनवरी 1706 को उसका काफिला अहमदनगर पहुंचा। अब तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि आगे यात्रा करना उसके लिए असंभव हो गया था। हालांकि बीमारी में भी औरंगजेब ने यह सुनिश्चित किया कि उसके जीवित होने की खबर फैलती रहे। उसे ये डर था कि उसके मरने के बाद उसके बेटों के बीच में सत्ता की लड़ाई शुरू हो जाएगी और इससे मुग़ल साम्राज्य बिखर जाएगा। इसी कारण अपने अंतिम दिनों में उसने अपने बेटे आज़म को खत लिखा, जिसमें उसने अपनी स्थिति के बारे में बताया और भविष्य के लिए कुछ निर्देश दिए। खत का तात्पर्य ये था, मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह दुनिया से जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा था। राज करने के दौरान मैंने जो भी कुछ किया उसने बस दुख और निराशा छोड़ी है। मैंने जो भी किया है, अल्लाह मुझ पर रहम करे। मैं एक बादशाह के तौर पे नाकामयाब रहा। मेरा इतना कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि जब उनसे मिलने की घड़ी आ पहुँची है तब भी उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। शायद मेरे गुनाह ऐसे ही हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। जब आजम ने ये संदेश पढ़ के अपने पिता की ओर जाने की सोची तो उसने एक भी क्षण विलम्ब नहीं किया और पिता के पास पहुंचा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही औरंगजेब है जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था। अपने आखिरी वक्त में औरंगजेब का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। उसके शरीर में खून की एक बूंद ना बची थी। वो कांपते हुए होठों से कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन गले में इतनी आवाज़ नहीं थी कि वो बोल सके। आज़म उनके हाथों को देख रहा था, जिनमें कीमती पत्थरों से सजी अंगूठियाँ थीं जो अब शायद बोझ बन चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही उंगलियां हैं जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य को इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इतिहास का स्टैनली वोलपर्ट के अनुसार जनवरी 1707 तक औरंगजेब को ये एहसास हो गया था कि अब दिल्ली वापस नहीं लौट पाएगा। अपने अंतिम दिनों में वो पूरी तरह धार्मिक बन रहा था। बीमारी के बावजूद उसने 5 वक्त की नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा और वो अपने आखिरी समय तक टोपी सिलता रहा। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने अंतिम सांस ली। उसके शरीर को दिल्ली नहीं लाया गया। उनके बेटे आज़म शाह और बेटी ज़ीनत-उन-निसा ने अपने पिता के शव को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले स्थित खुलदाबाद ले जाने का फैसला किया, क्योंकि ये उसकी इच्छा थी कि जहाँ उसकी मृत्यु हो वहीं पास में उसे दफनाया जाए। खुलदाबाद में शेख जैनुद्दीन साहब की दरगाह के पास औरंगज़ेब की कब्र बनाई गई। शेख जैनुद्दीन औरंगज़ेब के गुरु थे और औरंगज़ेब की इच्छा थी कि वो उनके पास ही दफनाया जाए। उसकी कब्र को लाल पत्थर से ढक दिया गया और उसी तरह उसकी बहन जहां आरा की कब्र के ऊपर मिट्टी डाल दी गई ताकि उस पर फूल उग सके। औरंगज़ेब की कब्र के ऊपर भी वैसा ही किया गया। उसकी मृत्यु की कोई शाही जनाजा नहीं निकाला गया और सादगी से उसे दफनाया गया, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा ही यही थी। औरंगज़ेब ने अपने आखिरी खत में अपने बेटे आज़म को कुछ निर्देश दिए थे, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद बारीकी से पालन करने की उम्मीद जताई गई थी। औरंगज़ेब एक क्रूर राजा था।
उसकी कई सारी कहानियाँ हमारे इतिहास में दर्ज हैं और अब तो वो लोगों के सामने आती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जीवन के अंत में सबको यही सवाल होता है कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगले वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त अनमेश फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।